हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का हम लोगों का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पहले उसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे और फिर उससे जुड़े टॉप 20+ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक। तो मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉक्टस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगला पॉइंट है कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त कौन सा रचना किए थे? मुद्रा राक्षस। तो जिनमें बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मतलब कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया था। अब अगला पॉइंट है कि घनानंद को हराने में चाणक्य, तो चाणक्य का अन्य नाम होता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो इनको दो नामों से भी और जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं कि इनका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से था। तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से था। अब देखेंगे कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अब देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिक गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और अगला पॉइंट है कि मेगस्तीनियस ने सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब हम लोगों का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है अशोक। तो अशोक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अशोक किसका पुत्र था? तो वो था बिंदुसार का, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अब है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल भी था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अब है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष मतलब कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस, जिसका नाम अलग था कि टालमी सेकेंड। तो टालमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में भेजा था। फिर है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बौद्ध भिक्षु कौन था? तो उपगुप्त नाम का था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। अब है कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अब यहाँ से देखेंगे अशोक की माता का नाम। तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अब है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन किया था। अब है कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अब देखेंगे कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला था उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले थे। और अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभलेख और तीसरा था गुहालेख। ठीक है।
अब है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादेट्री पैंथेलर ने की थी और इसकी संख्या 14 है। अब देखेंगे कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अब इनके 14 शिलालेख भी देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पहला शिलालेख था, तो पहले शिलालेख में बताया गया था पशु बलि की निंदा की गई थी। अब दूसरे शिलालेख में बताया गया था अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया था। और तीसरे में था राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख था। तो तीसरे शिलालेख में हम लोगों को याद रखना है धार्मिक नियमों, तो धार्मिक नियमों का उल्लेख किसमें था, तो तीसरे शिलालेख में था। और चौथे शिलालेख में था कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। और पांचवें में था कि इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। और छठवें में था आत्मनियंत्रण की शिक्षा, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा थी छठवें शिलालेख में। और सातवें एवं आठवें में था कि अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख था सातवें एवं आठवें शिलालेख में। अब नौवां शिलालेख था कि इसमें सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया था। अब 10वां है कि 10वें में अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, तो प्रजा के हित के बारे में 10वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। और 11वें शिलालेख है तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें शिलालेख में है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वें में है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। आप लोगों को इसमें कलिंग युद्ध याद रखना और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किसमें कही गई है, तो 13वें शिलालेख में कही गई है। अब 14वां शिलालेख है तो इसमें बताया गया है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब देखेंगे कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थान पर मिले थे, जिसमें पहला था प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। और दूसरा है यहाँ पर दिल्ली टोपरा, तो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा, तो तीसरा है दिल्ली मेरठ, तो यह पहले मेरठ में स्थित था और यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। अब चौथा है रामपुरवा, तो इस स्तंभ लेख में चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। अब पांचवा है लौरिया अरेराज, तो लौरिया अरेराज का है चंपारण बिहार में है। और छठवां है लौरिया नंदनगढ़, तो यह भी है चंपारण बिहार में है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र है। ओके। अब देखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है, तो किसको, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई है, तो कौन सा है, तो रुम्मीदेई। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व के दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। एग्जाम में अक्सर ये पॉइंट जरूर पूछता है कि सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का कौन सा था, तो वो है 7वां अभिलेख। अब है कि प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी यह याद रखना है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, किसमें था, तो प्रथम शिलालेख में था। अब यहाँ का पॉइंट देखना है कि अशोक का सार ए कूना मतलब कि कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे उत्तरा मौर्य प्रांत देखना और उसकी राजधानी, तो पहला है उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला है। और अवंती राष्ट्र तो उज्जैनी राजधानी है। और कलिंग की राजधानी तोशली थी। और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी है।
और प्राची मतलब कि पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र थी। अब हम लोग देखेंगे कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसकी संख्या 12, 16 या 20 थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है और इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा गया है। और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा गया था। अब देखेंगे कि प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अब देखेंगे अगला पॉइंट कि प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो ग्राम है जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता है। ठीक, तो अब यहाँ से देखेंगे कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। और प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अब अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थीं। अब अगला पॉइंट है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। और यहाँ पे याद रखना है ये वाली पॉइंट कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे। अब देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो संचार कहा जाता था। अब अगला पॉइंट है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अब देखेंगे कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। अब ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो इसको याद रखना है कि पहला था दार्शनिक, दूसरा था किसान और तीसरा अहीर और चौथा है कारीगर और 5वां है सैनिक, 6ठा कह सकते हैं निरीक्षक एवं 7वां था सभासद। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है भट्ट स्वामी, बी है विष्णुगुप्त, सी है राजशेखर और डी कर रहा है विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का 2 नाम से जाने जाते थे, एक है कौटिल्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नांकित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कर रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी कर रहा है वात्स्यायन का कामसूत्र और डी कर रहा है तिरुवल्लुर का तिरुक्करल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है अजातशत्रु और सी है कनिष्क और डी करा शिमु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। तो अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए है चंडालिका, बी है चारुलता, सी है गौतमी और डी कर रहा है कारुआकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कारुआकी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5वां है आपके सामने कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। पहला है अर्धमागधी, बी है सौरसेनी, सी है मागधी और डी कर रहा है अंगिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, सी कर रहा है उज्जैन और डी कर रहा है वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था।
ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है गौतम बुद्ध और डी का रहा है महावीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, बी है गुप्त, सी है कुषाण और डी का रहा है कर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य। तो मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है कि कौटिल्य मतलब कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी का रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी का रहा अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए है जूडिज्म, बी है बौद्ध, सी है हिंदू और डी का रहा है जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म को। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए है सुद्धोधन, बी है उमागुप्त, सी है चाणक्य और डी का रहा है शूद्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। अब अगला क्वेश्चन है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करती है। ऑप्शन नंबर ए है जैन, बी है बौद्ध, सी है मुस्लिम और डी का रहा है ईसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये क्वेश्चन हम शायद स्टार्टिंग में ही बताए थे, थ्योरी में ही था कि वो कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, डी का रहा है कुणाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि मेगस्थनीज जी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ये भी क्वेश्चन मैं थ्योरी में करवाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 16 कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी का रहा है बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पड़। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी का रहा है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो था मौर्य वंश का शासक नहीं था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन नंबर ए है कुणाल, बी है बिंदुसार, सी है राहुल और डी का रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुणाल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष, बी है विशाख दत्त, सी है कालिदास और डी का रहा है भास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने पर ही वीडियो रोक रहे हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो आगे भी प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।